हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेली। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन होता है तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग में से जितने भी ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में ये प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो आप जो इसको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका ब्रेक इवन वाला आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो चांसेस अच्छा हो जाता है कि आपको जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर कोई आपको किसी भी कीमत पे जेएनयू नहीं मिलेगा। सो फटाफट इस वीडियो को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ये भी देख लेंगे क्या डिफिकल्टी लेवल होती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या-क्या होता है। तो इन सब पे हम लोग जो है अ, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस टॉपिक को अगर आप देखते हैं, सो यहाँ से लगभग जो है आपके सिलेबस में 19 डिफरेंट सब टॉपिक्स जो है मेंशन किया गया है। तो उस सब टॉपिक को अगर हम लोगों ने क्या किया है कि अलग-अलग जो प्रोविजंस दिए गए हैं, सब टॉपिक दिया गया है, उसको आप ब्रॉडली अगर आप बोल सकते हैं कि बंडल कर सकते हैं। तो एक आ जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो इससे मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप क्वेश्चन, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से बनते हैं। दूसरा हो जाता है आपका यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन एंड स्टेट्स में आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लेना है, प्रेसिडेंट के बारे में देख लेना है, कैबिनेट के बारे में देख लेना है। यहीं पे आपको गवर्नर के बारे में देख लेना है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में देख लेना है, लॉज कैसे बनते हैं, लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस होता है उसके बारे में भी देख लेना है यहाँ पे आपको। अब इसमें बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जब देखते हैं तो उनके इलेक्शन के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में ये देख लेते हैं, बाकी इनके प्रोविजंस नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रेसिडेंट के रोल को भी देखना है, जो इमरजेंसी में क्या रोल हो जाता है या जुडिशियल प्रोसेस में क्या रोल हो जाता है, अपॉइंटमेंट्स में क्या रोल हो जाता है, तो उन सब चीज़ को आपको देखना है। सो यूनियन एंड स्टेट में आपको ये सारा चीज़ें देखना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो मिस्टेक करने के चांस हो जाते हैं। दूसरा है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली है। एक तो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के बारे में देखना है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखने से काम नहीं चलेगा। तो इससे पहले भी जो प्रोविजंस थे, फॉर एग्जांपल 1909 या 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इनके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको भी देख लेना है, क्योंकि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया था। तो वो चीज़ आपको देख लेना है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में कौन-कौन सी बॉडी थी, उनके कौन-कौन से चेयरमैन थे, कौन-कौन से लोग एसोसिएटेड थे, वो भी आपको देख लेना है। दूसरा, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन से प्रोविजन अलग-अलग कंट्रीज के प्रोविजंस को हम लोग ने बोरो किया। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से आया? फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन कहाँ से आया? फेडरलिज्म का प्रोविजन कहाँ से आया? तो वो सारी चीज़ें आप लोग को देख लेनी है जब भी आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा। तीसरा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अमेंडमेंट्स एंड स्केड्यूल्स। तो अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको सारा अमेंडमेंट देखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसको देख लीजिएगा। अब अमेंडमेंट्स में क्या है ना कि आपके मैथ टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 89th कॉन्स्टिट्यूशनल, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये बोल दिया जाएगा कि ये प्रोविजन दे दिया जाएगा, 4-5 अमेंडमेंट्स दे दिए जाएँगे और आपसे ये बोला जाएगा कि आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन द ईयर इन व्हिच दे वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो ये टोटल आपको जो है देखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ-साथ पूरे जो प्रोविजंस हैं उसको समझना पड़ेगा।
नेक्स्ट हो जाता है जुडिशरी। तो जुडिशरी में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो चीज़ आपको देख लेना है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स देखना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देख लीजिएगा, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो सारे प्रोविजंस ही आपको देख लेना है। इसके साथ-साथ आपको इम्पोर्टेंट केसेस भी देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेसिक डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो उसमें से कौन-कौन से केसेस हैं? और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि केसेस के नाम दे दिए गए हैं और ये बोला गया है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये भी एक तरीका है जैसे कि क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट केसेस या फिर वो इम्पोर्टेंट केसेस कौन से ईयर में पास किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट का ईयर ऑफ जजमेंट, तो वो मैच द फॉलोइंग के रूप में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो जाता है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन-कौन से हैं, ये आपको देख लेना है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बॉडीज, ठीक है? या फिर वेरियस कमिटीज और कमीशंस व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी फेडरलिज्म एंड मेक रिकमेंडेशन व्हिच चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सकारिया कमीशन, या फिर आप ये मान के चले कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो ये सारी कमीशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिसीज में अगेन ये एक मेजर टॉपिक है। अब सवाल होता है कि इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट कमीशंस देख लेने हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने जो कमीशंस हुए वो आप देख लीजिएगा। इसमें आपको ये देख लेना है कि इंपॉर्टेंट पॉलिसीज विच हैव बीन आप ये बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल नरेगा, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये सब मुद्रा स्कीम, तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है, उज्ज्वला योजना, तो ये सारे उज्ज्वला योजना, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो पहल स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया था, उड़ान स्कीम क्या है। तो इस तरीके से आपको जो है ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेने हैं। इसी में आप थोड़ा सा नीति आयोग के रोल को देख लीजिएगा। इसी में आप जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस जब प्लानिंग एरा स्टार्ट हुआ था, तो कौन कौन से आपके प्लानिंग पीरियड थे, 5 इयर्स प्लान थे, उसके कौन-कौन से इम्प्लीकेशंस थे, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स क्या थे, वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट हो जाता है फिर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में आपको इनके फॉर्मेशन के ईयर देख लेने हैं, कब ये फॉर्म हुआ था, इनका मेन आइडियोलॉजीज क्या है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप स्टेट पार्टीज के बारे में बात करें, नेशनल पार्टीज तो ठीक है, लेकिन स्टेट पार्टीज के बारे में अगर आप बात करें, तो वो स्टेट पार्टीज कौन से स्टेट में इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, वो या फिर कौन से स्टेट में वो पावर में है। फॉर एग्जाम्पल डीएमके, तो ये मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपको डीएमके दे दिया गया, आरजेडी दे दिया गया, फिर ममता बनर्जी टीएमसी दे दिया गया, 4-5 ऐसे ही 4 दे दिया गया। मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर इसी में आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको जब भी आप यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रेज पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मिसलेनियस भी हम लोगों ने इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी कोई डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट कौन से अंडर में है, ठीक है? तो ये आपका कौन से आपको यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कौन-कौन से डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये सारा चीज जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ जाता है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो मिसलेनियस में भी आपको ये प्रीवियस पेपर्स देखने से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है वेटेज की कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप मान लिख के चलिए कि 2022, 2023 और 2024, ये 3 साल का अगर आप पेपर देखते हो, तो यहाँ पे जो चीजें हम लोगों ने देखा है कि 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपके इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिस मीन्स अगर आप इसको 75 क्वेश्चन से मानकर चलते हैं कि 75 में, तो रफली आपका जो वेटेज आ जाता है ये 25% एंड एबव आपका वेटेज आ जाता है। दिस मीन्स आपका 25 मतलब 1/4 क्वेश्चन तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से ही आता है। तो पहला सवाल होता है कि सर इसको कितना वेटेज दिया जाए।
दिस मीन्स अगर आप टोटल देखते हैं तो 1/4 वेटेज आपको इसी टॉपिक पे देना पड़ेगा। और इसीलिए एग्जाम पेजी की तरफ से ये कोशिश की जाती है जो इंडियन पॉलिटी के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर सकें, ताकि उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। इस टॉपिक को अगर आपने छोड़ दिया, 75 में अगर आपने 20 क्वेश्चन में मान के चलिए 10 ही क्वेश्चन किया, तो बाकी टॉपिक भी तो है जहाँ पे हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ और आप उसको आंसर ना कर पाएँ। तो इस और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, ये बहुत ही स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान से देख लिया ना, तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर अप कर पाइएगा। तो इस टॉपिक को आप नहीं सोच सकते हैं मिस करने का। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इस 20 में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने ईज़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन फिर इसी पे निर्भर करेगा कि कितना टाइम हमें एलोकेट करना है। सो मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन का एवरेज अगर लेके चल रहे हैं, सो 6 टू 8 आपका जो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा 6 टू 7 क्वेश्चन आपका जो मीडियम डिफिकल्टी हो सकता है। और थर्ड जो हम लोगों ने देखा है जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो आपके 4 टू 5 हो जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कवर अप कर लिया है तो डिफिकल्टी नहीं होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स दे दिए गए। मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ शेड्यूल 10 या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसी में दे दिया रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज, और इसी में एक और दे दिया गया स्टेटहुड फॉर सिक्किम। ठीक है, तो ये 4 दे दिया गया। अब इसमें आपको बोल दिया गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है। तो अब सिक्किम को कब स्टेटहुड मिला आपको पता होना चाहिए। आपको वोटिंग राइट्स कब रिड्यूस करके 18 इयर्स किया गया, अब ये कौन से ईयर में किया गया, ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये फिर आप बोल सकते हैं कि इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ज्यादा चीजें लर्न करनी पड़ती है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको एक शॉर्ट नोट बनाइए इस पे, और जितने भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हो तो उसको हम लोगों ने ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी टाइप पूछ लिए जाएंगे कि आप सॉल्व ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें मान के चलिए मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाता है। तो हर एक स्टेटमेंट में आपको कुछ ना कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये आपका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन टाइप क्या हो सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो एक तो हो जाता है आपका एमसीक्यू टाइप, और 50% मान के चलिए कि वो सिंपल एमसीक्यू होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिक्किम को स्टेटहुड कौन सी ईयर में मिला, और 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है मल्टीपल स्टेटमेंट। अब मल्टीपल स्टेटमेंट में ये दे दिया जाएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर्स। सो यहाँ पे आपको वो चीजें यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में। या फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिबर्टी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फंडामेंटल राइट्स के बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के रोल के बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिया गया। या फिर आप मान के चल सकते हैं कि जुडिशरी के बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिए गए। तो ये आपका जो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है आपके इंडियन पॉलिटी से तो पूछ ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैच टाइप क्वेश्चन। तो मैच टाइप भी आपका इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब या तो ये मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लिया जाए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनियन पावर किनके अंडर था, या फिर मान के चलिए कि फंडामेंटल राइट्स के जो कमिटीज थी उसके हेड कौन थे। तो इस तरीके से भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपके आर्टिकल्स के नाम दे दीजिए, आर्टिकल्स के नाम, और यहाँ पे प्रोविजंस दे दिए गया है, प्रोविजंस। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। फॉर एग्जांपल 222 दे दिया गया, ठीक है, 107 दे दिया गया, 32 दे दिया गया, और 17 दे दिया गया, और ये 4 प्रोविजन है। तो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग ही करना है। तो ये एक तरीका है जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप में। और तीसरा है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन है।
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये हम लोगों ने देखा है कि 1 से 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन जो है आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हो सकते हैं उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन पूछ दिए गए, या फिर आपके प्रोविजंस दे दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे दिए गए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आपको जो है अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ द वे इन विच दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब ये है कि सिंगल डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब भी हम इंडियन पॉलिटी को कवर अप कर रहे हैं। तो एक तो आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखते नहीं है। क्वेश्चन पेपर आप नहीं देखिएगा तो ये पता नहीं चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म किया जा रहा है, कौन से टॉपिक से बार बार डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है सिलेबस कवरेज। तो जो भी टॉपिक आप मान लीजिए उठाते हैं तो उसपे 2 से 3 घंटे आप दीजिएगा फटाफट। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। सो आप जो भी टॉपिक फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उठाते हैं या कोई भी टॉपिक उठाते हैं, यूनियन उठाते हैं, तो उसपे आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें। शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए सो दैट जब आपका ये हो कि मुझे इंडियन पॉलिटी पूरे एक दिन में रिवाइज करना है तो वो कैसे कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस टॉपिक रिवीजन, जो टॉपिक आप मान के चलिए कि अगर आपने आज के डेट में स्टार्ट कर दिया द यूनियन कवर अप करना, तो इससे पहले अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपने कवर अप कर लिया है कल, तो वो एक दिन पहले का 5-10 मिनट दीजिए, आधे घंटे दीजिए कि आप उसको रिवाइज कर पाए। और यूनिवर्सिटी पेपर्स तो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर एग्जांपल इसमें 4 मेजर आप देख सकते हैं। सीयूईटी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लेना चाहिए, जेएनयू देखना चाहिए और जामिया देख लेना चाहिए। ये 3 यूनिवर्सिटी के अगर आप पेपर्स देख लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से कितने डिफिकल्टी क्वेश्चन इस टॉपिक से रेज़ किए जा सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आपने 8 आवर्स पर डे दिया और सारे क्वेश्चन मिला के जहाँ पे प्रीवियस पेपर्स अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो आपने 300 क्वेश्चंस तो कम से कम देख ही लिया। अब ये आ जाता है कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट बुक है, अगर हम मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का बुक देखते हैं, तो बेस्ट तो है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा लीजिए। लेकिन अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ रही है तो आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत एक बहुत एक बल्कि बुक है, आपको वो वर्ड बाय वर्ड अगर आप पढ़ने के लिए बैठिएगा, तो शायद 1 महीना आपका पूरा जो है लक्ष्मीकांत कवर अप करने में चला जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो लक्ष्मीकांत उठाकर पढ़ने लगते हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ है, तो आप उसी को जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है एज़ पर द सिलेबस आप उसको देखिए। आप ये मेंशन कर लीजिए पूरे पीडीएफ में कि कौन-कौन से ईयर का कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे फिर आपको रिवाइज़ करने में भी आसान होगा और पास्ट पेपर को आपको देख लेना है। तो मान के चलिए कि आपने जब पूरा ये इंडियन पॉलिटी कर लिया तो कम से कम आपने 1200 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया। अलग-अलग टॉपिक पे चलते चले गए, क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए। अब क्या-क्या नहीं करना है, क्या-क्या करना है? समरी नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। स्टिक टू सब टॉपिक, फॉर एग्जांपल पूरा लक्ष्मीकांत नहीं उठाना है। आप सिलेबस में जैसे हमने बताया कि 19 डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन है। तो एक टॉपिक आपका है प्रेज़िडेंट या एक टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को ही हमें देख लेना है, प्रेज़िडेंट को ही हमें देख लेना है। यूनियन मेंशन है तो यूनियन को हमें देख लेना है। 60-40 रेशियो होना चाहिए, मतलब कि आपका कम से कम 40% टाइम जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में आप दे रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्या-क्या नहीं करना है? कंप्लीट लक्ष्मीकांत बुक को नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए। अब जो है वो समय नहीं है। डिटेल नोट्स मेकिंग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते हैं, कहीं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लेक्चर है तो 2 घंटे के वो लेक्चर ही देके जा रहे हैं। फिर तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा नोट्स अभी नहीं देखना है और नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, अगर आपने ये काम सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन तो फिर आप नहीं सोचिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। क्योंकि जितना भी आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा आप अपने लर्निंग को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बाकी क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स किसी के लिए भी आप जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं
और अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको सब कुछ 50% पे मिल जाएगा। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास करीब-करीब मान के चलिए कि 2 महीने का समय है। 15th ऑफ मार्च के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो वो रफली 20-21 तक एग्ज़ाम होगा। 2 महीने का समय है, फटाफट आप कंप्लीट कीजिएगा तो सारा कुछ हो जाएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। मटेरियल तो बहुत मिल जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा उस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। और एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से पूरे पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो कहीं से भी पूछ लिया जाए, कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।